मैं क्या बता रही थी? यस, कि आपको आईटी या कंप्यूटर साइंस के लिए कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आता है डेटाबेस का कॉन्सेप्ट। दूसरी चीज़ आती है कोई भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक? कोई भी हो सकता है, जावा हो सकता है, पीएचपी हो सकता है, आप पाइथन सीख रहे हैं, पाइथन हो सकता है, डेटाबेस। उसके बाद थोड़ा-सा आपको फ्रंट एंड डिज़ाइन का नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ़ यही तीनों चीज़ें आपके आगे चल के इंटरव्यू में भी पूछेगा टू गेट अ जॉब इंटू आईटी कंपनी, ठीक है? और मान के चलो, अगर मैंने बोला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वो सिर्फ़ आपको बनाएगा कोडर, सॉफ्टवेयर डेवलपर या अ, जो हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेस्टर। ठीक है? टेस्टर भी होता है, तो टेस्टर है, कोडर है ना? अगर आप आईटी कंपनी में जाएँगे, जो टेस्टर होता है, कोडर होता है, इसकी सैलरी सबसे कम होती है एज़ कंपेयर टू डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम एनालिस्ट सो एंड सो। तो ये सब जो वर्ड है ना, सिस्टम एनालिस्ट, ये आप इमीडिएट जब जॉब के लिए जाते हैं तो आप नहीं बनोगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। और कोई अगर ये बोलता है कि सिर्फ़ प्रोग्रामिंग सीख लो और अच्छी जॉब लग जाएगी, तो वो पूरा-पूरा फ़ॉल्स है। क्योंकि सिर्फ़ प्रोग्रामिंग आपको तभी अच्छी आएगी जब आपको डेटाबेस का भी नॉलेज है। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग ये सिखाएगा कैसे कोडिंग करनी है, बट बिना डेटा का कुछ भी नहीं होने वाला है। तो डेटा कैसे फेच करेंगे कोडिंग में, वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। इसीलिए डेटाबेस आपको सिखाया जाता है और आपके सिलेबस में भी डाला है, माई एसक्यूएल। अब अगर मैं एसक्यूएल की बात कर लूँ, सिंपल क्वेश्चन जो 1 मार्क्स में आपको एग्ज़ामिनेशन में पूछेगा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल? और मैं वही पढ़ाऊँगी जो आपके पेपर्स में आए हैं, ठीक है? क्योंकि डेटाबेस अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एसक्यूएल का पहला ही क्वेश्चन पूछा है कि 1 मार्क्स में कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल? तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। आपको इसको लर्न करना पड़ेगा फुल फॉर्म, इसका कोई अदर ऑप्शन नहीं है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब यहाँ पे बात आती है क्वेरी लैंग्वेज, तो पता है लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश, हिंदी। अभी आपने सीखा पाइथन, वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों हम पाइथन सीख रहे हैं? बिकॉज़ हमें प्रोग्राम लिखना है, हमें किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे जाकर कोडिंग करनी है। सिमिलरली मैंने ये बोला कि मेरे घर में एक स्टोर हाउस है, मेरे घर में एक स्टोर हाउस है, स्टोर हाउस में मैंने ग्रोसरी का आइटम रखा है, क्लॉथ्स रखे हैं, मेरे बुक्स रखे हैं। तो एक ऐसा स्टोर रूम है जिसमें मैंने अपने सारे सामान रखे हैं। अब कल को मुझे अगर पार्टी में जाना है तो मैं यहाँ से क्लॉथ को विथड्रॉ करूँगी, अगर मेरा एग्ज़ाम है तो मैं यहाँ से बुक्स लूँगी। तो आप क्या करो, स्टोर हाउस जो है इसी को हम नेचुरल लैंग्वेज में बोल देते हैं, ये मेरा एक डेटाबेस है। जब जिसकी ज़रूरत होगी वो वहाँ से वो वैल्यू को हम फेच कर लेंगे, रिट्रीव कर लेंगे। इसी को अगर मुझे कोडिंग के फॉर्म में करना है, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी का मतलब होता है कोई भी क्वेश्चन। जैसे आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया, आज क्लास होगी या नहीं होगी? तो मैं आपको बता रही हूँ कि क्लास होगी। ऑलवेज़ इफ यू आर गेटिंग सम ऑफ द क्वेश्चन इन योर माइंड कि पाइथन बोल रही हूँ, सॉरी। मैंने ये बोला कि मेरे घर में क्या पेन्स अवेलेबल है? मेरा कल एग्ज़ाम है तो क्या मेरे पास एक्स्ट्रा पेन है? तो कहीं भी क्वेश्चन आना चाहिए। आपने ये पूछा कि आपके घर में जो फैमिली है, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? आपने ये पूछा आपके जो फादर है, फादर की आपकी कितनी सैलरी है? तो ऑब्वियस सी बात है आप अपने पापा के पास जाके पूछोगे, तो वो जिस कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी में एक डेटाबेस बनेगा। आपके घर में कितनी फैमिली है उसका डेटाबेस है, तभी तो आधार नंबर हम देते हैं। हमारे पास पूरा अकाउंट है कि इंडिया का कितना पॉपुलेशन है, तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है डेटाबेस का। अब ये जब चीज़ें दिमाग में गई मेरी, तो कैसे न कैसे आपको क्वेरी तो लिखना है। क्वेरी लिखना है, उस क्वेरी को लिखने का भी एक लैंग्वेज है, ठीक है? प्रोग्रामिंग में, उसी को आप बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। which is used for manipulating and talking about the data in the database। बस एक सिंपल सी बात ये है। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएँगे कि अब समझो there is one organization which has large amount of data which are generated as results of day to day operation। अगेन जैसा आपको समझाया था कि अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, तो आपके आमने-सामने हर एक चीज़ जो दिख रही है, वो एक डेटा है, वो एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर ऑब्जेक्ट की बात होती है, ये प्रोग्रामिंग का टर्म है। अगर हम इसी चीज़ को बोलेंगे डेटा, तो ये आपका हो जाएगा एसक्यूएल। तो एक ही चीज़ के अलग-अलग नाम होते हैं। अगर मैं बोल दूँगी उसको प्रोसेस, तो ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना? अब फिर से वही सेम एग्ज़ाम्पल है, रूम में बैठे हो, पढ़ रहे हो मेरे साथ, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में हर तरीके का इन्फॉर्मेशन स्टोर है। पिक्चर स्टोर करके रखा है, पीडीएफ स्टोर करके रखा है, कई सारे फाइल्स स्टोर के रखा आपने रखा है। क्या आप उसको डेटा नहीं बोलोगे? डेटा बोलोगे ना? क्योंकि जब तक आप उसको डिलीट नहीं करेंगे अपने सेल फ़ोन से, वो वैसा ही पड़ा रहेगा। दैट इज़ अ इन्फॉर्मेशन फॉर यू एंड दैट इज़ व्हाई वी कैन से दैट इज़ अ डेटा फॉर मी। तो डेटा समझ में आया क्या है?
यस और नो? यस मैम। हाँ, डेटा क्या समझ में आया? अब इसी चीज को मैं कंबाइन कर देती हूँ और चलो ये मैं एक फेसबुक का अकाउंट बना देती हूँ। आप एक चीज समझो, फेसबुक पे अगर आप हैं तो फेसबुक का भी कल आपको सिखाया था, सबसे पहले आपने रजिस्टर किया होगा। रजिस्टर करने के टाइम पे आपने एक बताया होगा कि मेरे फेसबुक के आईडी का ये यूजर नेम होगा और ये पासवर्ड होगा। तो जब आप रजिस्टर कर रहे हैं, इसका मतलब आपके सारे इंफॉर्मेशन, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी ईमेल आईडी जाकर फेसबुक का जो XYZ कंपनी है उसके डेटाबेस में स्टोर होता है। उसके बाद सेकेंड टाइम जब आप लॉगिन करते हैं तो उसी डेटाबेस से हम इंफॉर्मेशन को निकालते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड को, और वैलिडिटी चेक करते हैं। क्या आपने वही यूजर नेम डाला है जो आपने फर्स्ट टाइम डाला था? क्या आपने वही पासवर्ड डाला है जो आपने क्रिएट के टाइम पे डाला था? अगर ये दोनों सही है तो आपके फेसबुक पेज पे आपका लॉगिन हो जाता है। ठीक है? और एवरी टाइम जब आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं तो आप उसी यूजर नेम और उसी पासवर्ड का यूज करके लॉगिन बार बार करते हैं। तो आपको क्या दिमाग में ये बात जा रही है कि फेसबुक जो XYZ कंपनी है उसके पास कितना बड़ा डेटाबेस होगा? ये बात आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा इंटरनली? हाँ मैम। और आप उसमें से एक छोटा सा आपका पार्ट है कि आप उसमें अपना यूजर आईडी क्रिएट कर रहे हो। इसीलिए अब इमेजिन करो, अभी तक तो आप सिर्फ डेटाबेस पढ़ते हैं, स्कूल के स्टूडेंट है, पर आपने एटलीस्ट ये नाम सुना होगा बिग डेटा, या आपने नाम सुना होगा क्लाउड कंप्यूटिंग। ये नाम सुना है? हाँ मैम। हाँ। यस मैम। अब इसी डेटा को हमने रिप्लेस कर दिया बिग डेटा से। कैसे? अब देखो, सीबीएसई एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, हमें पता है इसका जो सेंटर है वो न्यू दिल्ली में है ना। ये प्रॉपर एक ऑफिस है, मैं वहां पे गई हुई हूँ क्योंकि मेरे 12th का जो अपना रिजल्ट होता है वो खो गया था, तो मैं डुप्लीकेट इशू कराने गई थी। ये सीबीएसई ऑफिस जाओगे ना, आज भी वहां पे ऐसे कमरे हैं जो पुराने जमाने के कमरे हैं, और भर भर के वहां पे रजिस्टर्स हैं, फाइल्स हैं, जहाँ पे रिकॉर्ड्स को स्टोर करते हैं। हाँ, तो ये जो फाइल्स है, रजिस्टर्स है, इसको हम बोलते हैं ना, ये हार्ड कॉपी है। आज के जमाने में हम कोई भी फाइल्स वगैरह नहीं बनाते, हम क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम पे जाकर फाइल्स क्रिएट करते हैं। तो व्हाट वी हैव डन, इसी हार्ड कॉपी को हमने कन्वर्ट कर दिया है सॉफ्ट कॉपी में, है ना। एंड दैट इज हाउ वी हैव चेंज फ्रॉम ऑफलाइन मोड टू ऑनलाइन मोड। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये जो फाइल्स है, रजिस्टर है, इसको कीड़े खा जाएंगे। किसी ने अगर फाइल्स चुरा लिया, पूरा पूरा डॉक्यूमेंट चला जाएगा, उसको उठा रजिस्टर को पानी में डाल दो, वो खराब हो जाएगा। तो ये सारे कुछ डीमेरिट्स थे नॉर्मल फाइल्स के, इसीलिए हमने शिफ्ट कर लिया है किस पे, ऑनलाइन फाइल्स पे। ओके, तो अब ये जो इस तरीके के फाइल्स है, बहुत स्मॉल टाइप का डेटा स्टोर करेगा। आप एक बार सोचिए, फेसबुक एक ऐसा सोशल मीडिया अकाउंट है जिसपे एक सेकंड में, एक सेकंड भी छोड़ो, 1 मिली सेकंड में, आपको पता है ना, हजारों लाखों करोड़ों में लोग लॉग इन होते हैं। और जिसकी मर्जी आए वही उतने पिक्चर्स डाल रहा है, जिसकी मर्जी आए वही उतने ऑडियो और वीडियो फाइल्स बना रहा है। तो आप समझ भी पा रहे हो कि फेसबुक का जो डेटाबेस है वो कितना बड़ा डेटाबेस, कितना बड़ा स्टोरेज होगा। तो वहां पे डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है, वहां पे इसी डेटाबेस को हमने रिप्लेस कर दिया है बिग डेटा के कॉन्सेप्ट में। इसीलिए बिग डेटा आज मार्केट में डिमांड में है, बिकॉज लॉकडाउन के बाद इसका यूजेस बहुत बढ़ गया है। तो दिस इज योर डेटाबेस। तो कैन आई से डेटाबेस एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा? यस। अलग अलग टाइप के इंफॉर्मेशन को जब एक जगह, एक रिपोजिटरी में जाकर आप स्टोर करेंगे, दैट इज नोन एज योर डेटाबेस। एक सिंपल सा एग्जांपल है, आपका जो फोन है, आप फोन में उठा लो, आपका जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, दैट इज अगेन वन ऑफ द डेटाबेस। मुझे किसी एक्स पर्सन को कॉल करना है, मैं अपना स्क्रॉल करूंगी और जाके उस पर्सन को कॉल करूंगी। तो मेरे सेल फोन में जितने भी फोन नंबर स्टोर है, दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ डेटाबेस। सिमिलरली आपका लाइब्रेरी, अगेन ये बहुत बड़ा डेटाबेस है। क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी में जाते हो तो वहां पे कई सारे बुक्स रखे हैं, और देखो किस तरीके से बुक्स रखे हैं। जैसे आप लाइब्रेरी में जाएंगे, ऐसा नहीं है कि एक CS की बुक यहाँ है, इकोनॉमिक्स की बुक यहाँ है, नहीं, उन्होंने प्रॉपर शेल्फ बनाया है। उस शेल्फ पे जाकर आप देखेंगे तो एक एक सेक्शन IT वालों का है, एक सेक्शन आपका कॉमर्स वाले का है, एक सेक्शन आपके मैनेजमेंट वाले को। क्यों? हमने डेटा को सेग्रीगेट किया है सो दैट हमारी सर्चिंग फास्ट हो, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस। तो इस तरीके से समझिए, आप अपने घर पे बैठकर अगर कोई एक्सेल का फाइल बना रहे हैं, या आप अपने घर पे बैठ के कोई नोट्स बना रहे हैं, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ डेटा। एंड वी कैन से, जब उसको कंबाइन कर दिया, सो दैट इज अ डेटाबेस। सो व्हेन द डेटा इज गैदर्ड एंड एनालाइज, इट यील्ड्स इंफॉर्मेशन। ये हमें इंफॉर्मेशन देगा। इंफॉर्मेशन ये देगा कि आज मुझे पता है कि मुझे CBSE का क्लास 12th का 2 सैंपल पेपर सॉल्व करना है। तो आपने क्या किया, अपना एक टाइम टेबल बनाया है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंफॉर्मेशन कि आपने अपने 24 घंटे को अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दिया है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है मुझे ये काम करना है, तो पूरे जो टाइम टेबल का आपने 24 घंटे को सेपरेट किया, सो दैट आई कैन से इट अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा which such that it contents can be easily accessed, managed and updated. क्या सीखा है हमने कि आज मुझे पता है कि मुझे इकोनॉमिक्स कंप्लीट करना है, तो आज के पूरे टाइम टेबल में मैंने इकोनॉमिक्स के लिए ही अपना दिन बनाया है। तो आज इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया, एक एक्स टॉपिक है जो मेरा रह गया था, तो मैंने इसको नया टॉपिक पढ़ा और इसको अपने नोट में ऐड कर लिया। इसका ये मीनिंग है आपने किसी डेटाबेस को क्रिएट किया है, उसको आप एक्सेस कर रहे हो अपने अकॉर्डिंग, फिर उसको बार बार मैनेज कर रहे हैं और उसको अपडेट कर रहे हैं। तो ये सेम आप काम कर सकते हो। जैसे आपका फोन नंबर है, फोन नंबर पे आज कोई नया नंबर आया तो आपने उसको सेव कर लिया। कल को अगर उस फ्रेंड ने बोला कि नहीं मेरा नंबर चेंज हो गया, तो आप उसको क्या करोगे? मॉडिफाई करोगे। कल को वो फ्रेंड नहीं है, एग्जिस्टेंस वो नहीं है इस दुनिया में, तो आप उसके नंबर को डिलीट कर देंगे। तो दिस इज नोन एज अपडेटिंग द डेटाबेस, है ना। और इसी को जब आप मैनेज करते हो, दैट इज नोन एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म है DBMS। डेटा, डी फॉर डेटा, डेटा, और DB का मतलब हो गया डेटाबेस। जब उसको आप मैनेज करते हो, दैट इज नोन एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेज करने का क्या मीनिंग है? मैनेज करने का मीनिंग है आज मेरे पास नया रिकॉर्ड आया तो मैं उसको इंसर्ट करूंगी। मैंने बोला यार मेरे को अपना नाम चेंज करना है, मैं एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करूंगी। मैंने बोला मेरा एड्रेस चेंज कर हो गया है, तो मैं अपने पुराने एड्रेस को क्या कर दूंगी? डिलीट कर दूंगी। and that is your insert, update and delete. तो ये वर्ड सुना है, what is the meaning of insert, what is the meaning of update, what is the meaning of delete? So they all are the things, इसको हम बोलते हैं managing our database. So this is how we learn database management system. अब जो स्टार्टिंग में हम लोग, ये आपके शायद बुक में है बट इस पे क्वेश्चन नहीं कभी पूछा है, बट ध्यान में रखो डेटाबेस के कई सारे अलग अलग टाइप है। जैसे जो पहला टाइप है वो आपका होता है फाइल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का है, जैसे आप अपना नोटबुक बनाते हैं, आप अपना प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं, है ना। तो प्रोजेक्ट फाइल बनाया, इंडेक्स पेज बनाया, इंडेक्स पेज पे सारा इंफॉर्मेशन डाल दिया। तो फाइल का मतलब रॉ फॉर्म में, जैसे आप अपना रजिस्टर बनाते हैं, तो दिस इज अ फाइल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आपका इस टेबल के फॉर्मेट में डेटा होता है। टेबल का मतलब देखो, इसको हम मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। मैट्रिक्स का ये मीनिंग है इस तरीके से, जैसे आपका चेस बोर्ड है, पता है ना, इस चीज को हम क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। रो 1 है, ये रो 2 है, ये आपका रो 3 है, और इसको हम बोलते हैं कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। जैसे आपके रूम में कबर्ड होगा, कबर्ड में भी इस तरीके से शेल्फ बने होते हैं, तो वो भी हम उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। दैट इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर जो आपको पहले पढ़ाया था, डेटा स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डेटाबेस, है ना। तो इसी को जब आप किसी टेबल के फॉर्मेट में बनाते हैं, दिस इज योर डेटाबेस जो आपको पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है 12th क्लास में? आपको ये पढ़ना है कि ये जो लेआउट है, इस लेआउट को आप कैसे डिजाइन करेंगे और इसको आप कैसे मैनेज करेंगे। बस एक छोटी सी चीज पढ़नी है और इसको दिमाग में बैठाना है। तो ये आपका एक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे डेटाबेस की बात कर रहे हैं, तो ये मैंने देखा नहीं है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। जैसे अभी फाइल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम आपने पढ़ा, तो आपको मैंने क्या समझाया? फाइल जो है वो हार्ड कोडेड फॉर्म में है। हार्ड कोडेड फॉर्म का मतलब है कि भाई आज मैंने जो मेरा पेज नंबर 20 है, इस पे मैंने एक स्टूडेंट एक्स का डेटा रखा, अब मैं भूल गई, पेज नंबर 200 आया, मैंने फिर से उसी एंट्री को किया। ये पॉसिबल है ना कि आप एक ही चीज को 10 जगह रख देते हो, फिर बाद में ढूंढते बैठते हो कि अरे ये जगह, ये चीज मेरे पास नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि मेरे पास एक ड्रेस है ब्लैक कलर का, और मैं उसको ऐसी जगह छिपा के रखी हूँ कि वो जब टाइम पे मुझे मिल ही नहीं रहा है, देन व्हेन एवरी टाइम आई विल गो टू शॉप आई विल टेक अ ब्लैक पेयर ऑफ ड्रेस। तो जब एक दिन आपके घर में आपका कबर्ड आप ढूंढोगे, तो आपको कुछ नहीं तो 10 ब्लैक ड्रेस मिलेगा। तो क्या ये प्रॉब्लम हमारे फाइल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम के साथ है? यस, दैट इज द सेम केस। क्यों? क्योंकि आप हार्ड कोडेड फॉर्म में रख रहे हो, ऐसी जगह डेटा रख दिए कि बार बार एक ही तरीके का डेटा है, तो उसको हम बोलते हैं रिडंडेंट। द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिडंडेंसी का मतलब है डुप्लीकेट, इसको ऐसे समझ लो, डुप्लीकेट। जैसे आपने कंप्यूटर साइंस का एक नोटबुक बनाया, हाँ, और उसको कुछ दिन पढ़ा तो रख दिया, फिर जब टीचर ने मारा क्लास में कि आपकी नोटबुक है, तो फिर से आप नोटबुक बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुरानी वाली नोटबुक आपने खो दी, और जब एग्जाम टाइम आया, जब आपने कबर्ड साफ किया, तो आपको कंप्यूटर साइंस के 5 नोटबुक मिल रहे हैं। तो दैट इज यू आर क्रिएटिंग द डुप्लीकेट फाइल्स। तो फाइल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम में ये इसके डिसएडवांटेज है कि कई सारे डुप्लीकेट फाइल्स बन जाते हैं। क्यों?
क्योंकि हम इधर उधर रखते हैं, हमें मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। एंड बिकॉज आपने कई सारे डुप्लीकेट फाइल रखा है, इसीलिए ये इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब, जैसे कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द वर्ड, कि आपको पता है कि 24 घंटे में आपको 7 घंटे सोना ही है, बोर्ड एग्जाम हो चाहे जो हो, माइंड भी फ्रेश होना चाहिए। तो आपको पता है कि मैंने अपने टाइम को अच्छे से डिवाइड किया है, तो आई एम अ वेरी कंसिस्टेंट स्टूडेंट, कि मैं लगातार पढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उठा 1 महीने पहले और मुझे पता है बोर्ड एग्जाम में, तो मैं अब पढ़ना शुरू करूंगा, देन ऑब्वियसली ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एग्जाम को क्रैक करना। तो कंसिस्टेंसी का मतलब जब आप सही से काम कर रहे हो। बट अगर डुप्लीकेट डेटा है तो वो इनकंसिस्टेंट डेटा है, जब चाहिए वो चीज मिलेगा नहीं, जो आपने इनपुट दिया उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। अगेन, जब डेटा ही सही से ऑर्गेनाइज नहीं है, तो कई सारे ऐसे क्वेरीज हैं जिसका आपको आंसर नहीं मिलेगा। जैसे 1 महीना पहले अगर मैंने पढ़ना शुरू किया, तो बात एक टॉपिक की नहीं होगी, आपको सारे सब्जेक्ट टफ लगेंगे। डेटा आइसोलेशन मतलब डेटा को सेग्रीगेट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, कई सारे सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ फाइल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले आपका फाइल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम आया था, उसके ये डिसएडवांटेजेस थे कि चोरी हो गया, खो गया, करप्ट हो गया, डुप्लीकेट डेटा है, इतना सारा प्रॉब्लम होने लगा। और पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, क्वेरीज बढ़ रही है, तो हमको उसको इफेक्टिवली मैनेज करना है। तो इसीलिए वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम फाइल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का है, देखो सिंपल सा मीनिंग, जैसे मुझे रिजर्वेशन कराना है, आप सभी को पता है आईआरसीटीसी एक ऐसा वेबसाइट है जो ऑल ओवर इंडिया में यूज होता है, और सारे ट्रेन्स के डिटेल है, लोग यहाँ से वहां घूम रहे हैं, तो ये कितना बड़ा सॉफ्टवेयर है। मुझे अगर फ्लाइट में रिजर्वेशन कराना है, मेक माई ट्रिप, कितना ज्यादा इंफॉर्मेशन फ्लाइट का स्टोर है ना। आपको कोई भी सिस्टम है, अभी आप बैंक में जाते हो, हर एक चीज मोबाइल में है आपका, हर एक बैंक का ऐप आ गया है, उस ऐप को हम डाउनलोड करते हैं और बैंक भी नहीं जाते हैं, घर बैठे बैठे गूगल पे यूज करके पे कर रहे हैं, और क्रेडिट कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं अकाउंट। तो हाउ द थिंग्स आर मैनेज्ड। अगर मैंने बोला आज की डेट में मुझे पैसा निकालने के लिए बैंक जाना पड़ेगा, अरे कौन जा रहा है बैंक? जो भी पढ़े लिखे इंसान है, जिनको थोड़ा भी नॉलेज है हाउ टू ऑपरेट अ सेलफोन, वो बैंक नहीं जा रहा है, वो घर बैठे डेबिट एंड क्रेडिट कर रहा है। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि जो हमारा ऑफलाइन ट्रांजेक्शन था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में, एंड दैट इज द यूज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हर चीज कंप्यूटराइज्ड हो गई है, एंड दैट इज योर डेटा बेस। तो डेटाबेस का मतलब, ये मेरा एक्स स्टूडेंट है, ये मेरा वाई स्टूडेंट है, ये मेरा जेड स्टूडेंट है, मैं यूजर हूँ, मैं प्रोग्रामर हूँ, मैं अपने घर पे बैठ के किसी भी दुनिया के किसी भी डेटाबेस को एक्सेस कर सकती हूँ। सो दिस इज द होल डायग्राम टू रिप्रेजेंट अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे आप घर बैठ के जोमेटो पे जाके ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, आप घर बैठे अपने सेल से किसी को कॉल कर रहे हैं, घर बैठे आप गूगल कर रहे हैं, घर बैठे कोई भी ऐप का यूज करके आप कोई भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। So they all are the example of database. So now I can say a database management system is responsible for processing data and converting it into the information. Data मतलब मुझे पता है मेरे क्लास में 6 स्टूडेंट हैं, है ना, तो 6 स्टूडेंट का अपना अपना एक नाम है, इस 6 स्टूडेंट को कंबाइन करके मैंने एक बैच बनाया। सो दिस 6 स्टूडेंट कैन बी डेटा फॉर मी, और जब मैं एक बैच बना रही हूँ तो इसी बैच को मैं बोल दूंगी इंफॉर्मेशन। जैसे पहले दिन सिखाया था, अगर आप मैगी लेके आते हो, मैगी एक रॉ डेटा है ना, जब आपने उसको प्रोसेस करके मैगी बना लिया, तो दिस इज अ प्रोसेस्ड डेटा, एंड दैट इज प्रोसेस्ड डेटा इज नोन एज योर इंफॉर्मेशन। तो क्या आपको डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस समझ में आया? व्हाट इज एन डेटा एंड व्हाट इज एन इंफॉर्मेशन, जल्दी बताओ। डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन समझ में आया क्या? Information is the data which has been processed. हाँ, वेरी गुड। इंफॉर्मेशन वी कैन से इट इज अ प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। और ये भी एक मासा क्वेश्चन पूछ लेगा, अरे कुछ नहीं तो आपके प्रैक्टिकल में ही शायद पूछा होगा वाइवा में, ठीक है। अब जब इतनी सारी अच्छी चीजें हमें डेटाबेस के बारे में पता चला, तो इसके बाद बेनिफिट्स क्या हो जाएंगे? बेनिफिट्स हो जाएगा जब आपने अच्छे से, अब जैसे आप डीमार्ट से सामान लेके आ रहे हैं, तो हम पूरा बैग में भर के ले आते हैं, चार बैग में हमने सामान भर के ले आया है ना। उसके बाद आपकी मम्मी क्या कर रही है, एक एक सामान को निकाल के उसकी प्रॉपर प्लेस पे हम सेग्रीगेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है किचन का सामान अलग जाएगा, कबर्ड का सामान अलग जाएगा, ग्रोसरी का सामान अलग जाएगा। इट मीन्स एक स्टोरेज हाउस है, उस स्टोरेज हाउस में से अपने सुविधा के अकॉर्डिंग हम डेटा को, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहे हैं। तो हमने इफेक्टिवली डेटा को स्टोर किया। हर एक डेटा को जब आप इफेक्टिवली स्टोर कर रहे हैं तो उसका डेफिनेशन मिल रहा है, आप उसको इजिली मैनिपुलेट कर पा रहे हैं, डेटा की सिक्योरिटी बढ़ जाती है, उसकी इंटीग्रिटी बढ़ जाती है, डेटा रिकवरी आसान है।
डेटा को का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा आपका, आप एक बार में कई सारे इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाओगे। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, उसके बाद आपके ये बुक में ये दिया है डेटाबेस मॉडल, बट इसमें मैंने रिसेंट ईयर में कोई क्वेश्चन नहीं देखा है, तो अभी के लिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ, बिकॉज क्वेश्चन नहीं पूछा तो हम हर एक चीज तो नहीं पढ़ेंगे। हाँ, अब यहाँ से आपका एक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और यू विल नॉट बिलीव, आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, एसक्यूएल में है। ये बहुत स्कोरिंग पार्ट हो जाएगा अगर आप इस चीज को पढ़ते हो, है ना। अब यहाँ पे मैं इसको समझा देती हूँ। ये मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया। लेट अस टेक एन एग्जांपल, मैं इजी एग्जांपल आपके अकॉर्डिंग ही बनाती हूँ, कि ये मेरा एक स्टूडेंट टेबल है। ठीक है, यही हमने सबसे पहले कल इंटिटी पढ़ा है। अब देखो, वो जो आपको ईआरडी पढ़ाया था उसका यहाँ पे यूज होगा। ये बताया था ना कि ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, इसके कई सारे प्रॉपर्टीज है। ये स्टूडेंट ने इनरोल किया है किसमें, किसी भी कॉलेज में जाकर। ठीक है, तो ये भी मेरा एक एंटिटी है। अब हाँ स्टूडेंट, ये जो एंटिटी बनाया था, यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी डाला था, स्टूडेंट का एक आईडी होगा, रोल नंबर होगा, स्टूडेंट का एक नेम होगा। सिमिलरली ये कॉलेज है, कॉलेज का एक नेम होगा, कॉलेज में क्या क्या कोर्सेज हैं, सो एंड सो। तो जितने भी एंटिटी आप ड्रॉ करते हैं, वो हर एक एंटिटी को डीबीएमएस जब आप पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक टेबल। क्या बोलेंगे, हर एक एंटिटी का मैपिंग होता है एक टेबल में। और जितने भी आपने प्रॉपर्टीज बनाए, जैसे मैंने बोला एक स्टूडेंट है उसका रोल नंबर, तो ये इसका हो गया प्रॉपर्टी, पढ़ाया था ना प्रॉपर्टी। एक स्टूडेंट है उसका नाम, एक स्टूडेंट है उसका एज, इसको बना दिया मैंने हेडिंग। ऐसे ही हेडिंग आप बनाते हो ना। और एक रोल नंबर है, जैसे मैंने बोला रोल नंबर 1 2 3, स्टूडेंट है अभिषेक, स्टूडेंट है ऋतिक, स्टूडेंट है आकाश। ये 3 स्टूडेंट का मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया। इसकी एज है 15 16 17, ये मैंने 3 स्टूडेंट का एज लिख दिया। तो क्या ये टेबल आपको समझ में आया, टेबल कैसे मैंने बनाया? बहुत सिंपल yes मैम। है ना। तो सीखना क्या है कि जो आपने इंटिटी पढ़ा, उस इंटिटी को हम बोलते हैं स्टूडेंट टेबल। अब यहाँ पे देखो कॉलेज है, तो क्या कॉलेज नाम का भी एक टेबल बनेगा? हाँ, कॉलेज नाम का भी एक टेबल बनेगा। इस कॉलेज में सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ, कॉलेज का एक अपना यूनिक नंबर होता है। ठीक है, हर कॉलेज का अपना यूनिक नंबर होता है। एक कॉलेज का नाम हो जाएगा, इस कॉलेज में कौन कौन से कोर्स ऑफर हो रहे हैं वो लिख देंगे। ठीक है, कॉलेज की आईडी ले लो, C12 C23। कॉलेज का नाम है पिल्लई कॉलेज। एक कॉलेज का नाम बता दो कौन सा है, एपीजे। और कोर्स यहाँ पे सीएस है, और यहाँ पे कोर्स आईटी है। तो जब मैं ये टेबल बनाई, तो यहाँ पे कुछ चीजें आप समझिए, ये नोट्स के चक्कर में मत पढ़ो, जितना समझा रही उतना समझिए, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, अगर मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट, अगर मैंने यहाँ पे लिखा कॉलेज, और अगर आप पाइथन सीख रहे हैं तो इसको आप बोलते हो एंटिटी, या आप इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, और डेटाबेस में इसको बोलते हैं टेबल। सब एक ही चीज है, ऑब्जेक्ट। पाइथन में, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप बोलोगे ऑब्जेक्ट है, और टेबल और एंटिटी हम बोलते हैं डीबीएमएस में, टेबल और एंटिटी हम बोलते हैं डीबीएमएस में। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने इस स्टूडेंट का रोल नंबर लिखा है, इस स्टूडेंट का नेम लिखा है, और इस स्टूडेंट का जो मैंने एज लिखा है, इसको आप बोलते हो, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं प्रॉपर्टी। और कंप्यूटर और डीबीएमएस के टर्म में इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। जैसे आपके आईज, आपका हैंड, आपका नोज, आपके ये फीचर्स बताते हैं ना। हाँ, इंग्लिश में समझ लो, इसको हम बोलते हैं फीचर्स, कि आपकी फेस की क्या बनावट है, आपकी बॉडी की क्या बनावट है ना। तो डेटाबेस में इसको बोलते हैं फीचर्स, प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट। अब इसके अंदर अगर मैंने बोला स्टूडेंट का रोल नंबर है 1 2 3, या फिर इसका एज है 15 16 17, इसको क्या बोलोगे? इसको हम बोलेंगे डेटा, या इसको आप बोलोगे रिकॉर्ड, है ना। जैसे आप अपने सामने देखो, कबर्ड रखा हुआ, कबर्ड में आपने बुक्स रखा है, तो वो आपके लिए डेटा है। इसी तरीके से कॉलेज है, तो कॉलेज का समझ में आया, कॉलेज की आपकी आईडी हो गई, इसको क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ। ये सारे क्या लिखा मैंने, कॉलेज, ये आईडीज, कॉलेज का नाम और कॉलेज का कोर्स क्या कहलाएगा? अरे, फिर सब शांत बैठे। कॉलेज आईडी, कॉलेज का नेम, इसको क्या बोलोगे आप? ट्यूपल। इसको हम बोलेंगे प्रोवाइड। ट्यूपल तो पढ़ाया ही नहीं, तो ट्यूपल कहाँ से बोल रहे हो? मैम इधर लिखा है ना, रो इज कॉल्ड अ ट्यूपल। हाँ, तो वो तुम आगे पढ़ के बता रहे हो ना, इसको प्रॉपर्टी बोलेंगे।
या जनरल भाषा में इसको बोल दो, इसको आप फील्ड्स बोलेंगे। और जनरल अगर सिखा दो इसको आप हेडिंग बोलोगे ना, कि ये अगर बुक बनाया, बुक का ये हेडिंग है। आप अगर बुक लिखते हो, बुक है, ये बुक की हेडिंग हो गई ना, ये वाला कॉलम, रो सॉरी, इसको आप हेडिंग बोलोगे। और ये आपके क्या हो गए, रिकॉर्ड्स हो गए। यस और नो, ये हेडिंग है, ये रिकॉर्ड्स है। अब डेटाबेस में इस हेडिंग को बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम। जैसे आप क्लासरूम में बैठते हो, एक बेंच के नीचे 4 कॉलम में बच्चे बैठ रहे हैं, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। इसको हम बोलते हैं रो 1, इसको हम बोलेंगे रो 2, रो 3 और रो 4। ये सेम चीज है, ये भी आपका हो जाएगा रो 1, रो 2, ये हो जाएगा रो 3। दिस इज योर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। और यही आपको समझना है। अगर ये नहीं समझ में आया, मैं बता देती हूँ, एसक्यूएल का एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो जितने भी स्टूडेंट है, बहुत फ्रैंकली बता दो, जिसको ये जो मैंने समझाया कि टेबल किसको बोलते हैं, वो समझ में आया, नहीं समझ में आया। टेबल क्या है, पहला क्वेश्चन मेरा ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन है रिकॉर्ड क्या हो गया, और आपका एट्रीब्यूट क्या हो गया। ये कितने लोगों को नहीं समझ में आया? समझा। समझा, सबको समझा? ठीक है। तो ये टेबल है, सिंपल टेबल है, जो कि मैट्रिक्स फॉर्मेट में है, जो कि रो और कॉलम में है। आप सीखते हो ना, चेस बोर्ड खेलते हो, चेस बोर्ड में इस तरीके से चेकर्स बने होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्मेट, जिसमें रो है, कॉलम है। जैसे आप मैथ्स में पढ़े होंगे, अगर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रखा, सो दिस इज 9x9। 3 रो है, 3 कॉलम, सॉरी 3x3 होगा। 3 रो है, 3 कॉलम है। तो यहाँ पे आप समझ लो, डेटाबेस के टर्म में अगर आपने रो लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने रो लिखा है, इसी को हम बोलते हैं टपल। अगर आपने कॉलम बनाया है, इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। और टेबल को बोलते हैं, डियर स्टूडेंट, रिलेशन। इस टेबल को आप बोलते हो डेटाबेस के टर्म में रिलेशन, इस रिकॉर्ड को आप बोलते हो रो, और इस एट्रीब्यूट को आप बोलते हैं कॉलम, जिसको आप एट्रीब्यूट बोलोगे, और इसी रो को आप बोलोगे टपल। और ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एट्रीब्यूट एंड व्हाट डू यू मीन बाय टपल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका हर साल रिपीट हो रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय एट्रीब्यूट एंड व्हाट डू यू मीन बाय टपल। तो अगर ये 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन है, और ये अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, मैं बता के दे रही हूँ, ऐसे बना देना डायग्राम, और इस चीज को एक्सप्लेन कर देना। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपको 1 मार्क्स में से वो आधा मार्क्स दे, क्योंकि ये लिखने में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, 2 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगेगा, और सॉलिड आपको मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ एट्रीब्यूट पूछा तो एट्रीब्यूट लिख दिया। क्या, अ कॉलम इज नोन एज एट्रीब्यूट, तो कैसे दे, मेरे जैसा एग्जामिनर होगा, मैं तो काट ही दूंगी। A column is an attribute, that is the correct answer, but that is not the correct way कि you have written the complete answer, वो incomplete है। क्योंकि अगर कॉलम की बात होगी, देखो ये मैंने बनाया एक कॉलम, अगर कॉलम की बात होगी, आप समझिए, कल आपको यही पढ़ाया है लिस्ट। अगर ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, कॉलम 4 है, कॉलम 5 है, कल ये लिस्ट पढ़ाया था 1 2 3 4 5। क्या लिस्ट सबको समझ में आया, ये लिस्ट क्या है? कल ये पढ़ाया नहीं पढ़ाया है? अब इसी चीज को देखो, प्रोग्रामिंग में कैसे समझते हो। मैंने, आपने बोला अरे मिस ये तो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है, ये प्रोग्रामिंग में नहीं होता है। और यही चीज आपके इंटरव्यू में पूछता है, ये कैसे प्रोग्रामिंग में नहीं हुआ? तुमने बोला एक लिस्ट बनाया है मैंने, कल यही सिखाया ना, 1 2 3 4। ये लिस्ट याद है या भूल गए, पहले ये बताओ। अरे सब सो तो नहीं रहे हो? नहीं मैम। ऑनलाइन क्लास है, घर बैठो, चाय वाय लेके बैठो, और ओपन माइंड से पढ़ो, है ना। ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि कोई यहाँ पे आपको देख रहा है आप क्या कर रहे हैं सामने, बट ध्यान में रखिए, ये लिस्ट आपने बनाया, तो हम कल ऐसा स्ट्रक्चर बनाए थे, इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ये है 1 2 3 4 5। क्या मैं इसको बोल दूं, इट इज रो इनटू कॉलम 1/5, इसको आप बोलोगे 1x5। क्यों मैं बोलूंगी 1x5? अगेन अ क्वेश्चन इज, ये एक रो है, इस रो में 5 कॉलम, 5 कॉलम है। इसीलिए इसको बोलते हैं 1x5, रो इनटू कॉलम। एक रो में 5 कॉलम है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ और है, डेटाबेस में कुछ और है। अरे इसी की मैपिंग आप पढ़ रहे हो डेटाबेस में, एक रो में 5 कॉलम है, ठीक है। तो ये आपका अगेन ये टेबल हो गया। तो टेबल क्या, एक रिलेशन जो आपको बता रहा है कि एक स्टूडेंट का क्या रिलेशन हो सकता है कॉलेज में। तो एक स्टूडेंट है, वो उस कॉलेज में, पिल्लई कॉलेज में कंप्यूटर साइंस में इनरोल है। एक स्टूडेंट है ऋतिक। अब मैं आपसे क्वेश्चन यहीं पे पूछ लेती हूँ, क्वेश्चन आपको देखो एसक्यूएल क्वेश्चन दिया रहेगा और उसको समझ में आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे ये मैं बना देती हूँ,
एक नया कॉलम यहीं पे समझाती हूँ। और लेटेस्ट टेक एन एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्टूडेंट का रोल नंबर, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 और 3। अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ, इस डायग्राम को देख के मुझे बता दो, जो ऋतिक है, ऋतिक किस कॉलेज का स्टूडेंट है? क्या मुझे बता सकते हो? ऋतिक किस कॉलेज का स्टूडेंट है? फटाफट मुझे 6-7 सेकंड Pillai. का जवाब दो। पिल्लई। अब एक ऐसा भी स्टूडेंट है आउट ऑफ 6 स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आया पिल्लई कैसे आंसर आया? प्लीज यस और नो में सारे जवाब दो, नहीं तो चैट में लिख दो सबको समझ में आया। अगर ये समझ में आ गया, इस मीन्स कि आपने पूरा एसक्यूएल सीख लिया, एंड दैट इज नोन एज योर मैपिंग, जो आपका भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। तो ये टेबल समझ में आना चाहिए, और यही टेबल आपको बना बनाया एग्जाम में देगा। ये टेबल नहीं बनाना है, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे और उस क्वेश्चन से आपको आंसर निकालना है। जैसे आपने अभी आंसर निकाला, कैसे निकाला? अब यहाँ पे ही मैं समझाती हूँ आपको। एक आपको ये दिखा स्टूडेंट टेबल, ठीक है भाई, मैं हूँ 6, मेरे क्लास में 6 बच्चे हैं, 6 स्टूडेंट का मैंने डिटेल रखा। इसमें एक स्टूडेंट है ऋतिक। मैंने आपसे ये पूछा कि ये जो स्टूडेंट है किस कॉलेज में है? तो भाई इसमें इस वाले टेबल में तो कॉलेज का डेटा है ही नहीं, कॉलेज का डेटा तो इस टेबल में है। इसका मतलब इस दोनों टेबल के बीच में एक रिलेशन है। ये हो गया आपका रिलेशन कि ये स्टूडेंट ने उस कॉलेज में जाके रजिस्ट्रेशन कराया होगा, तो दोनों के बीच में मैपिंग हो रही है। मैपिंग किस एट्रीब्यूट के बेसिस पे हो रहा है? तो मैपिंग हो रहा है इस एट्रीब्यूट के बीच में कि, क्योंकि यहाँ पे देखो ये तो कॉलेज का आईडी है, ये कॉलेज का नाम है, ये कोर्स का नाम है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ऋतिक कौन से कॉलेज में? तो यहाँ पे मैंने रोल नंबर रखा है, तो ये रोल नंबर मुझे ये बता रहा है कि जिसका रोल नंबर 2 है वो स्टूडेंट पिल्लई कॉलेज में रजिस्टर किया है ना? जिसका रोल नंबर 2 है वो पिल्लई कॉलेज में रजिस्टर्ड किया है, और उस स्टूडेंट का नाम क्या है? ऋतिक है। तीसरा क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, जो स्टूडेंट पिल्लई कॉलेज में रजिस्टर किया है उसकी एज क्या है? बता दो। 16. 16, है ना? तो आपने फिर से वही देखा कि जो स्टूडेंट पिल्लई कॉलेज में है, तो पिल्लई कॉलेज में एक ही स्टूडेंट है रोल नंबर 2, जिसकी 2 है, तो यहाँ से 2 उठा के आप यहाँ पे डालेंगे और उसका एज क्या है? 16। एंड दिस इज नोन एज ज्वाइनिंग द टेबल, इसको हम बोलते हैं मैपिंग। यही आपका ज्वाइन का कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में पूछा है, कि आपको टेबल समझ में आना चाहिए, टेबल में कैसे रिकॉर्ड डाले हैं और कैसे मैपिंग की है। तो इसी को स्टूडेंट्स, ये जो रोल नंबर है इसको हम बोलते हैं यूनिक आईडी। यूनिक आईडी है, जैसे आपका रोल नंबर, अगर एक क्लास का स्टूडेंट क्लास 12th का है जिसका सेक्शन है 12th ए, लेट अस टेकन सेक्शन 12th ए, 12th ए में हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर यूनिक होगा। ऐसा होगा क्या कि आपका रोल नंबर 1 है और दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इसको यूनिक बोलते हैं और इसको बोलते हैं हम प्राइमरी की। यही प्राइमरी की जब दूसरे टेबल में उठ के आता है इसको हम बोलते हैं फॉरेन की। और अगेन ये भर के क्वेश्चन पूछा है आपके एग्जाम में, व्हाट इज प्राइमरी की, व्हाट इज फॉरेन की। अभी ये पढ़ाऊंगी आगे, बट ये मैपिंग समझ में आया? व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? 1 मिनट हो गया है, Yes, अभी ma'am. इस लिंक को फिर से ज्वाइन करेंगे, तो अभी कंटिन्यू कर लेते हैं थोड़ी देर और। कर ले क्या कंटिन्यू? मैम मैं ये बोल रहा ठीक था है मैम. जैसे आपने वो बोला शाम को टीचर चेंज नहीं हो रही है। अच्छा रुको ना, ये अभी बंद हो जाएगा, इट विल इमीडिएटली क्लोज। लेस देन 1 मिनट है ना, एक पहले दूसरा इसी लिंक पे फिर हम पहले आते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं ना। तब तक आप व्हाट्सएप चैट पे लिख दो। ठीक है मैम. सेम